कुषाण साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में ऐसी कोई केंद्रीय शक्ति न बची थी जो विभिन्न छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकती। यद्यपि पश्चिमी पंजाब में अभी भी कुषाणों का शासन था, किंतु वे वहीं तक सीमित हो गए थे। गुजरात तथा मालवा के पश्चिमी भाग में शक अभी भी सक्रिय थे, किंतु उनकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। उत्तरी भारत के शेष भूभाग में अनेक राज्यों एवं गणराज्यों का शासन था। अतः यह किसी महान सेनानायक के लिए एक छत्र राज्य स्थापित करने हेतु आदर्श दशाएं थी। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश ने इसकी बागडोर संभाली। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज गुप्त द्वारा की गई। गुप्त वंश के दूसरे शासक महाराज घटोत्कच हुए, जो श्रीगुप्त के पुत्र थे। घटोत्कच के उत्तराधिकारी उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुए। उन्होंने एक नया संवत गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम एक दूरदर्शी शासक थे, अतः उन्होंने अपनी शक्ति के विस्तार हेतु लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इन्हीं का पुत्र समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के विषय में हमें ज्यादातर जानकारी प्रयाग स्तंभ में उल्लिखित प्रयाग प्रशस्ति व एरण अभिलेख से मिलती है। सम्राट अशोक ने प्रयाग अथवा प्रयाग के निकट कौसाम्बी में अपना एक लेख खुदवाया था। इस स्तंभ पर सम्राट अशोक ने 6 मुख्य लेखों का एक संस्करण, रानी का अभिलेख, कौसाम्बी के महापात्रों संग भेद रोकने संबंधी आदेश खुदवाए। यह ऐसा एकमात्र अभिलेख है जिसमें सम्राट अशोक व उनकी प्रेमिका कोरविकी व उनसे उत्पन्न पुत्र तीवर का वर्णन मिलता है। इसी स्तंभ पर बाद में समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक अर्थात संधि अथवा युद्ध के मंत्री हरिशेन ने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का कुल 33 पंक्तियों में विवरण दिया था, जिनमें से कुछ पंक्तियों के पूरी तरह से नष्ट हो जाने से हम उनके विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाते हैं। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक अवश्य थे, किंतु उन्होंने यह लेखन कार्य तिलक भट्ट के निर्देशन में किया था। माना जाता है कि अकबर के काल में जहांगीर ने इस स्तंभ को कौसाम्बी से मंगाकर प्रयागराज के किले में विस्थापित करा दिया, किंतु यह विवादित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह कभी विस्थापित हुआ ही नहीं। इस स्तंभ पर जहांगीर का एक लेख तथा परवर्ती काल का एक देवनागरी लिपि का लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी है। इसे गद्य व पद्य दोनों के मिश्रण में लिखा गया है, अतः यह संस्कृत की चंपू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता हुआ दूसरा मुख्य अभिलेख एरण मध्य प्रदेश से मिला है, जो कि अब कोलकाता के म्यूजियम में सुरक्षित है। समुद्रगुप्त बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि व पराक्रमी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके पिता चंद्रगुप्त उनसे बड़ा प्रभावित थे, अतः संन्यास लेने से पहले चंद्रगुप्त ने एक सभा बुलाई और भरे दरबार में अपने पुत्र को गले लगाते हुए घोषणा की, आर्य तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो। प्रशस्तिकार ने लिखा है कि इस घोषणा से सम्राट चंद्रगुप्त के दरबारी प्रसन्न थे, किंतु अन्य राजकुमार दुखी हो गए। कुछ विद्वानों का कहना है कि समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कांच नामक उसके भाई ने किया। रैप्सन तथा हिरास का मत है कि कांच चंद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था, जिसने उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन प्राप्त किया। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या कर राजगद्दी हथिया ली। दरअसल उन्होंने यह निष्कर्ष इस बात से निकाला कि कांच नामधारी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें समस्त राजाओं का उन्मूलन करने वाला अंकित है, किंतु फिर भी रैप्सन व हिरास का यह मत युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। उत्तराधिकार के युद्ध का समर्थन भी किसी प्रमाण से नहीं होता। चंद्रगुप्त ने स्वयं समुद्रगुप्त को राजा चुना था। साथ ही कांच व समुद्रगुप्त की मुद्राओं में बहुत अधिक समानता है।
अतः एलन के मत के अनुसार काच वस्तुतः समुद्रगुप्त का मौलिक नाम था, किंतु बाद में उसने अपना अधिकार क्षेत्र समुद्र तट तक विस्तृत कर लेने के बाद अपना नाम समुद्रगुप्त रख लिया। इस तरह काच और समुद्रगुप्त दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि प्रशस्ति के उल्लिखित तुल्य कुलश शब्द से समुद्रगुप्त के भाइयों व गुप्त कुल के राजकुमारों का बोध नहीं होता, अपितु यहाँ समान वंश के राजकुमारों से तात्पर्य है, जिनके मन में समुद्रगुप्त द्वारा जीते जाने का भय उत्पन्न हो गया होगा। समुद्रगुप्त एक बड़े ही वीर व महत्वाकांक्षी शासक थे। प्रशस्ति के शब्दों में वह विभिन्न प्रकार के सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में कुशल था। दोनों भुजाओं के बल से अर्जित विक्रम ही जिसका एकमात्र बंधु था, प्रताप ही जिसका प्रतीक था, परशु, बाण, भाला, शंकु, नाराज आदि अनेक शस्त्रों के प्रहार से उत्पन्न शोभा द्वारा जिसके शरीर की कांति द्विगुणित हो जाती थी, ऐसा सम्राट समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य प्रशस्ति के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर एक स्पष्ट व दूरदर्शी विजय नीति का अनुसरण किया। ये थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, पहले शत्रु राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित करना, फिर पराजित शत्रु को जीवन दान देना, और फिर अनुग्रह पर उसे अपने अधीन कर उसे उसका राज्य वापस दे देना। प्रस्भोद्धरण, नए राज्यों को जीतकर बलपूर्वक उन्हें अपने राज्य में विलय कर लेना। परचारकीकरण, राजाओं को अपना सेवक बनाना। करदानाज्ञाकरण, प्रणामागमन, शासकों को कर व दान देने के लिए बाध्य करना व उनसे आज्ञा पालन करवाना। आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत्म दंडस्व, विषय भुक्ति, शासन याचना। बहुत से विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त के समक्ष आत्मसमर्पण किया। कुछ ने कृपा दृष्टि पाने के लिए अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त वंश में किया। उन्होंने अपने विषय अर्थात जिला व भुक्ति अर्थात प्रांत में गुप्तों की गरुण मुद्रा से अंकित आज्ञा पत्र की याचना की। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में युद्ध कर 3 शक्तियों अच्युत, नागसेन व एक अन्य को पराजित किया। प्रशस्ति में तीसरे नाम में केवल गा अक्षर ही शेष बचा है। सामान्यतः इसे गणपति नाग माना जाता है। समुद्रगुप्त ने ग्रह मोक्षानुग्रह नीति के तहत इन राजाओं को घुटने टिकवाकर अपने बाहुबल का एहसास कराया और फिर उन्हें क्षमा कर उनके राज्य को उन्हें वापस कर दिया। इस युद्ध को आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। आर्यावर्त की सीमा को लेकर धर्म सूत्रों में बड़ा मतभेद है। मनुस्मृति के अनुसार पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल तथा हिमालय पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को आर्यावर्त कहा गया है। समुद्रगुप्त गंगा घाटी के मैदानों व गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर विजय पताका लहराने के बाद दक्षिणापथ की विजय के लिए निकल पड़े। दक्षिणापथ से तात्पर्य उत्तर में विंध्य से लेकर दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश से है। सुदूर दक्षिण के तमिल राज्य इसकी परिधि से बाहर थे। महाभारत में विदर्भ तथा कौशल के दक्षिण में स्थित प्रदेश को दक्षिणापथ की संज्ञा दी गई है। जब समुद्रगुप्त दक्षिण पर अपनी विजय पताका फहराने हेतु अग्रसर हुए तो आटविकों ने उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। ये जंगली आदिवासियों द्वारा शासित राज्य थे जो विंध्यन क्षेत्र में पड़ते थे। प्लीट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। इन सभी राज्यों को समुद्रगुप्त के कोप का भागी होना पड़ा। समुद्रगुप्त ने उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच के आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी को अपने नियंत्रण में ले लिया और परचारकीकरण नीति के तहत उन्हें अपना दास बना दक्षिण की ओर कूच किया। मार्ग में समुद्रगुप्त का कई राजाओं द्वारा प्रतिरोध किया गया, किंतु समुद्रगुप्त के पराक्रम के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ा। प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के 12 राज्यों व उनके राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया। इन राज्यों के प्रति उन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। समुद्रगुप्त केवल एक कुशल सेना नायक नहीं
अपितु वे एक दूरदर्शी राजनेता भी था। अतः वे इस बात को भली भांति समझते थे कि राजधानी से बहुत दूर इन राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना संभव नहीं है। अतः उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इन राज्यों को स्वतंत्र कर दिया और उन राजाओं ने समुद्रगुप्त को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। लेवी के अनुसार दक्षिण भारत में उस समय अनेक समृद्ध बंदरगाह थे और समुद्रगुप्त उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। समुद्री व्यापार द्वारा दक्षिण के राज्यों ने अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी थी। अतः यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि समुद्रगुप्त को दक्षिण भारत के अभियान से अकूत धन संपदा हाथ लगी। पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के शासकों को हराते हुए समुद्रगुप्त की विजय पताका तमिलनाडु में कांची तक पहुंची। उसने पल्लवों से अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार करवाई। कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्रगुप्त पूर्वी घाट से अभियान प्रारंभ कर वापसी में पश्चिमी घाट से लौटा था, किंतु यह मान्य नहीं है क्योंकि पश्चिमी घाट में वाकाटकों का शक्तिशाली राज्य था और समुद्रगुप्त उनसे व्यर्थ का संघर्ष मोल लेने का इच्छुक ना था। और फिर भी यदि समुद्रगुप्त का वाकाटकों के साथ कोई युद्ध हुआ तो उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में अवश्य मिलना चाहिए था। यद्यपि समुद्रगुप्त ने पश्चिमी दक्कन के वाकाटक राज्य पर आक्रमण नहीं किया, किंतु फिर भी उसने मध्य भारत में वाकाटकों के अधिकार को समाप्त कर दिया। यहाँ वाकाटकों के सामंत शासन करते थे। इस समय वहाँ वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन का सामंत व्याघ्रदेव शासन करता था, जिसे समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में पराजित किया था। एरण के लेख से भी इस बात की पुष्टि होती है कि मध्य भारत के ऊपर समुद्रगुप्त का अधिकार था। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने एक मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया था। मध्य भारत पर समुद्रगुप्त की विजय से वाकाटक पश्चिमी दक्कन तक ही सीमित हो गए। समुद्रगुप्त जिस मार्ग से दक्षिण विजय अभियान पर गए थे उसी मार्ग से वापस लौटे। दक्षिणापथ के अभियान से लौटने पर समुद्रगुप्त ने पाया कि राजधानी में उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उत्तर के शासकों ने पुनः स्वयं को स्वतंत्र करने की चेष्टा की। ऐसा जानकर समुद्रगुप्त का क्रोध बढ़ा और इस बार समुद्रगुप्त ने इन विद्रोही राजाओं के प्रति ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति का परित्याग करके प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई। उन्हें परास्त कर उनका समूल उन्मूलन कर दिया और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध को आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के एक भाग पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में प्रत्यंत अर्थात सीमावर्ती राज्यों की एक लंबी सूची मिलती है, जो समुद्रगुप्त के राज्य की पूर्वी, उत्तर पूर्वी व पश्चिमी सीमाओं पर स्थित थे। समुद्रगुप्त ने इनके प्रति करदानाज्ञाकरण प्रणामागमन की नीति अपनाई। ये राजा समुद्रगुप्त के पराक्रमों की चर्चाएं सुनकर ही भय से थर्रा उठे। ये राजा समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के करों को देते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसे प्रणाम करने के लिए राजधानी में उपस्थित होते थे। ये राजतंत्र थे समतट, डवा, कामरूप, करतारपुर और नेपाल। पूर्वी राज्यों विशेषकर बंगाल पर अधिकार हो जाने से समुद्रगुप्त को पूर्वी बंगाल के समृद्ध बंदरगाहों का नियंत्रण प्राप्त हो गया होगा। यहाँ का सुप्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जहाँ से मालवाहक जहाज मलय प्रायद्वीप, लंका, चीन तथा पूर्वी द्वीपों को नियमित रूप से जाया करते थे। अतः समुद्रगुप्त ने इस भाग पर अधिकार करके गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। सीमावर्ती राज्यों की दूसरी सूची में 9 गणराज्यों के नाम मिलते हैं, जो पंजाब, मालवा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। ये समुद्रगुप्त की पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित थे। प्राचीन गणराज्य राजतंत्रों से इस अर्थ में भिन्न थे कि उनका शासन किसी वंशानुगत राजा के हाथ में ना होकर गढ़ अथवा संघ के हाथ में होता था, किंतु प्राचीन गणतंत्र आधुनिक गणतंत्र से भिन्न थे, क्योंकि उनका शासन संपूर्ण प्रजा द्वारा चुने प्रतिनिधि द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था।
इसे कुलीन तंत्र अथवा अभिजात तंत्र कहा जा सकता है। प्रशस्ति की 23वीं व 24वीं पंक्ति में कुछ विदेशी शक्तियों के नाम मिलते हैं। समुद्रगुप्त ने उनके प्रति आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत्म, दंडस्व, विषय भुक्ति, शासन याचना की नीति अपनाई। विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त को आत्मसमर्पण कर अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त वंश में किया। उन्होंने अपने भुक्ति अर्थात प्रांत व विषय अर्थात जिलों में गुप्तों की गरुड़ मुद्रा से अंकित आज्ञा पत्र की याचना की। इन विदेशी शक्तियों में एक का नाम देवपुत्र साहिशा हानुशाही उल्लिखित है। इससे तात्पर्य कुषाणों से है। गुप्तों के समय कुषाण पश्चिमी पंजाब में निवास करते थे तथा उनके शासक देवपुत्र शाही एवं शाहानुशाही की उपाधियां धारण करते थे। शक लोग गुप्तों के समय पश्चिमी मालवा गुजरात के कुछ हिस्सों के शासक थे। समुद्रगुप्त का समकालीन शासक रुद्रसेन तृतीय था। इसी समय पूर्वी भारत में मुरुंडों का भी एक राज्य था। चीनी स्रोतों में उन्हें मेउलुन कहा गया है। उनके अनुसार मुरुंड राज्य विशाल नदी गंगा के मुहाने से 7000 ली की दूरी पर स्थित था। इस स्थान से तात्पर्य कन्नौज से हो सकता है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि लंका नरेश मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। वह गया बिहार में बोधि वृक्ष के उत्तर में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनाना चाहता था। समुद्रगुप्त ने उसे सहर्ष विहार बनवाने की आज्ञा दी। प्रशस्ति में सिंघल के बाद आदि सर्व द्विवासिभा उल्लिखित मिलता है। इसका संकेत दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों से है। यहाँ के हिंदू शासक अपनी मातृभूमि से संबंध बनाए हुए थे। जावा से प्राप्त तंत्रिका मंदक ग्रंथ में ऐश्वर्यपाल नामक राजा का उल्लेख हुआ है, जो अपने को समुद्रगुप्त का वंशज कहता है। समुद्रगुप्त न केवल एक वीर पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि शांति के काल में वे एक उच्च कोटि के विद्वान, विद्या के उदार संरक्षक के रूप में उभरे थे। वे एक उदार दानशील शासक थे, जिन्हें विद्वानों को पुरस्कृत करने वाला और गायों एवं स्वर्ण मुद्राओं को दान करने वाला कहा गया है। प्रशस्ति के शब्दों में उनका मन सत्संग सुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती व लक्ष्मी का अविरोध था। वह वैदिक धर्म का अनुगामी था। उसके काव्य से कवियों की बुद्धि वैभव का विकास होता था। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं जो उसमें ना रहा हो। उसकी नीति थी साधुता का उदय हो तथा असाधुता का नाश हो। उसका हृदय इतना मृदुल था कि प्रणति मात्र से पिघल जाता था। उसने लाखों गायों का दान दिया था। अपनी कुशाग्र बुद्धि व संगीत कला के ज्ञान तथा प्रयोग से उसने ऐसे उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया था कि लोग कविराज कहकर उसका सम्मान करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार उन्होंने कृष्ण चरितम की रचना की थी। प्रशस्ति में कहा गया है, गांधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण उसने देवताओं के स्वामी इंद्र के आचार्य कश्यप, तुम्बुरु व नारद आदि को भी लज्जित कर दिया था। एरण से प्राप्त लेख में भी समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है, जो प्रसन्न होने पर कुबेर व रुष्ट होने पर यमराज के समान था। इस अभिलेख में ही समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है। इन गुणों के अलावा समुद्रगुप्त एक महान संगीतज्ञ भी थे, जिन्हें वीणा वादन बड़ा प्रिय था। उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर कुषाणों का प्रभाव था। गुप्तों ने सोने के सिक्कों के लिए दिनार शब्द चुना, जो कि कुषाणों द्वारा प्रयोग होता था और जो कि अंतिम रूप से रोमन शब्द डिनारियस ऑरियस से आया था। समुद्रगुप्त द्वारा चलाई गई स्वर्ण मुद्राएं इस प्रकार हैं। वीणा वादन प्रकार। इस सिक्के के सामने के भाग पर वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तः उत्कीर्ण है। पिछले भाग पर हाथ में कार्नुकोपिया लिए हुए लक्ष्मी जी की आकृति अंकित है। कार्नुकोपिया समृद्धि व सौभाग्य का प्रतीक है। गरुड़ प्रकार। इसके सामने के भाग पर राजा की आकृति
व मुद्रा लेख सैकड़ों युद्धों को जीतने तथा शत्रुओं का मर्दन करने वाला अजेय राजा स्वर्ग को जीतता है, उत्कीर्ण है। पिछले भाग पर सिंहासन पर आसीन देवी के साथ पराक्रमः उत्कीर्ण है। ये सिक्के नागवंशी राजाओं पर उसकी विजय का संकेत देते हैं। धनुर्धारी प्रकार, इसके मुख भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए खड़े हैं। मुद्रा लेख अजेय राजा पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है, उत्कीर्ण है। पिछले भाग पर सिंह वाहिनी व देवी उनकी उपाधि अप्रतिरथा अंकित है। परशु प्रकार, सामने के भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा का चित्र है तथा मुद्रा लेख कृतांत परशु राजा राजाओं का विजेता तथा अजेय अंकित है। पिछले भाग पर देवी की आकृति व उनकी उपाधि कृतांत परशु अंकित है। व्याघ्र हनन प्रकार, इसके मुख भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का आखेट करते हुए राजा की आकृति व उनकी उपाधि व्याघ्र पराक्रमः अंकित है। पिछले भाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति के साथ साथ राजा समुद्रगुप्ता उत्कीर्ण है। ये सिक्के समुद्रगुप्त की आखेट प्रेम व उनकी गंगा घाटी पर विजय को इंगित करते हैं। अश्वमेघ प्रकार, ये सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के प्रमाण हैं। इनके आगे के भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े के चित्र के साथ मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्ग लोक को विजयी करता है, उत्कीर्ण है। पिछले भाग पर रानी दत्त देवी की आकृति के साथ अश्वमेघ पराक्रमः अंकित है। अश्वमेघ यज्ञ में यज्ञ करने वाले राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से गुजरता था वहां के राजा उस अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते थे और जो राजा घोड़े को रोककर उसका प्रतिरोध करता था उसे अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। समुद्रगुप्त ने अपने विजयों से निवृत्त होने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ किया था। इस यज्ञ का अनुष्ठान प्रयाग प्रशस्ति लिखे जाने के बाद हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशस्ति में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेघ को करने वाला कहा गया है। समुद्रगुप्त की पोती प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेघ यज्ञों को करने वाला कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अत्यंत नीति निपुणता के साथ शासन का संचालन किया। केंद्रीय भाग का शासन उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। प्रशस्ति में उसके कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। सांधि विग्रही, यह संधि तथा युद्ध का मंत्री होता था। इसके अधीन वैदेशिक विभाग होता था। समुद्रगुप्त का सांधि विग्रहिक हरिशेन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। खाद्यपाकिक, यह राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। कुमारामात्य, अल्टेकर महोदय के अनुसार आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की भांति ही कुमारामात्य उच्च श्रेणी के पदाधिकारी थे। यही कारण है कि गुप्त लेखों में विषयपति, राज्यपाल, सेनापति, मंत्री आदि सभी को कुमारामात्य कहा गया है। महादंड नायक, यह सेना का उच्च पदाधिकारी होता था। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजपुताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने पिता से जो छोटा सा राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसे एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया। प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में उसने अपने बाहुबल के प्रसार द्वारा भूमंडल को बांध लिया। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। समुद्रगुप्त एक ऐसा महान शासक था
जिसने आजीवन कभी पराजय का स्वाद न चखा। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख कहता है, समुद्रगुप्त सभी राजाओं के नाशक थे। उनके सामने खड़ा होने वाला कोई दूसरा सम्राट न था और एक व्यक्ति के तौर पर उसकी ख्याति को चारों समुद्रों ने चखा था। स्मिथ ने जब समुद्रगुप्त के बारे में जाना तो वह भी उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसे भारत का नेपोलियन कह डाला। समुद्रगुप्त के पराक्रम की तुलना में नेपोलियन कहीं भी नहीं ठहरता। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप ऊपर क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है। उन्होंने परम भट्टारक की भी उपाधि धारण की। उन्हें विक्रमांक व धरणीबंध भी कहा गया है। इस प्रकार समुद्रगुप्त की प्रतिभा बहुमुखी थी। चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए वह महान था। प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने लिखा है कि विश्व में कौन सा ऐसा गुण है जो उसमें नहीं है। निसंदेह वह शारीरिक व मानसिक शक्तियों के उचित तालमेल से युक्त एक महान योद्धा था। मजूमदार कहते हैं, लगभग 5 शताब्दियों की राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी आधिपत्य के बाद आर्यावर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा। प्रशस्ति का कथन है, वह केवल लौकिक क्रियाओं के कर्ता के रूप में ही मनुष्य था, अपितु पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता था। प्रारंभ में विद्वानों का ऐसा विचार था कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, परंतु बाद में कुछ ऐसे साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य प्रकाश में आए जिससे पता चला कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने थोड़े समय के लिए शासन किया। रामगुप्त के इतिहास का पुनर्निर्माण करने वाले इतिहासकार राखलदास बनर्जी थे, जो कि मोहनजोदड़ो की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा चंद्रगुप्त द्वितीय के एपिसोड में करेंगे।